अच्छा देहात कह सकते हो इसे, अच्छा शहर नहीं कह सकते। मैंने 2 कमरों के किराए के मकान में आंखें खोली है। मैंने डिब्बे से अपने पानी घर का निकाला है, तो मुझे पता है सावित्री नगर में पानी कैसे भरता है। और आपकी एक शायद क्लिप भी कहीं पे वायरल, शायद मैंने लोगों से सुना है कि आपके अंदर भी हरा खून बहता है, आप लोग दल के हैं। तो हमारे जैसा नौजवान अपने करियर के लिए क्या दूसरी पार्टी में जा सकता? इतने मरीज दम तोड़ देता है, इतने रेफर टू दिल्ली, रेफर टू टिकट तो किसी एक ही को मिलनी है, अगर वो टिकट आपके हाथ नहीं लगती है। ट्रूस्कोप मीडिया की साक्षात्कारों की श्रृंखला में आपने कई महान हस्तियों को देखा। आज हम जींद के अंदर हैं, जींद विधानसभा के अंदर प्रदीप गिल जी जो कांग्रेस की तरफ से टिकट मांग रहे हैं, और आज इनसे बात करेंगे किस तरह की कैंपेनिंग चल रही है, क्या विजन ये जींद के लिए रखते हैं। प्रदीप गिल जी नमस्कार, आपके टीवी चैनल को भी, आपके चैनल को भी और आपके दर्शकों को खासतौर पर मेरी तरफ से धन्यवाद और बधाई। आपका जो राजनीतिक जीवन है, सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह से शुरू हुआ। आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो उसमें पता चला कि आप शुरू में आप कॉलेज में जब पढ़ रहे थे तो सीआर का चुनाव आपने पहले जीता। उसके बाद किस तरह से आपका राजनीतिक जीवन? पहली बात तो आपने मेरा सबसे पहला बड़ा सही सवाल पूछा कि मेरा जीवन कहाँ से राजनीति में मेरा शुरुआत हुई। तो मैं कोई ऐसे घराने से नहीं आता कि जिसके अंदर राजनीति विरासत में मिली हो। मेरे पिताजी एक अध्यापक थे, 1995 में हेडमास्टर पद से वो रिटायर हुए। मेरा बचपन से जो थोड़ा सा ये था कि मैं राजनीति में या मैं लीड करूँ कहीं, तो मैंने 1994 में मैंने पहला चुनाव लड़ा सीआर का, क्लास रिप्रेजेंटेटिव हुआ। +1 क्लास जन कॉलेज में होती थी, तो वो मैं फाइट जीता। उसके बाद 2010 में कुछ बीच का समय ऐसा रहा कि परिवार में कोई ज़्यादा वो नहीं था कि, क्योंकि एक गरीब आदमी जो होता है, आम आदमी होता है, जो मीडियोकर फैमिली होती है, उसके लिए सबसे पहले तो रोज़गार जरूरी होता है। कुछ दिन ये भूत उतरा रहा कि राजनीति में हमारी कोई रणनीति नहीं है। 2000 की सरकार थी, थोड़ा सा उस टाइम में हल्के का प्रधान था, ब्लॉक का प्रधान कुछ दिन रहा। फिर मुझे कुछ चीज़ें बड़ी महसूस हुई राजनीति में कि बड़े चेहरे और बड़े नाम ही राजनीति में आगे बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो परिदृश्य था चौधरी देवीलाल के टाइम का कि राजनीति में आम परिवारों के लोगों को लोग आगे बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं था। और जींद पे तो खास तौर पर कुछ घरानों का ही राज रहा है। तो मैं बड़ा शुद्ध होकर के, बड़ा परेशान होकर के मैंने ये फैसला किया कि नहीं, पहले इस राजनीति में जो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि 2 पैसा जरूर होना चाहिए आदमी के पास, गाड़ी के लिए, सिस्टम के लिए, चलने के लिए, समाज सेवा करने के लिए। तो मैंने फिर करियर की तरफ ध्यान दिया, और जब करियर पे 100% मुझे ये लगा कि अब मैं 2 पैसे कहीं खर्च कर सकता हूँ, किसी गरीब की बेटी की शादी में, सिस्टम में, कोई एजुकेशन पे, कोई अदर चीज़ों पे, तो फिर मैंने 2010 में पहला चुनाव लड़ा। वैसे तो मैं सामाजिक कार्य करता रहा बीच में। 2010 में जो मैंने पहला चुनाव लड़ा वो जिला परिषद का मेरी वाइफ को लड़ाया, लेडीज अवार्ड। इस हल्के में 36 गाँव आते हैं, जिसमें से 15 गाँव अकेले उस वार्ड में पड़ते थे, 14 एक जुड़ाना हल्के का गाँव था। तो उससे मैं 2010 में मेरी वाइफ जिला परिषद की मेंबर चुनी। वहाँ से फिर मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा एक पार्टी में, पूरे हरियाणा का। तो फिर राजनीति का वो सफ़र शुरू हुआ जहाँ मुझे एक कैडर मिला और मुझे काम करने का मौका। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि टिकटों के वितरण में हमेशा कुछ ऐसे चेहरे जींद में, वो उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, यही लोग आते रहे और हमारे जैसे लोग पीछे अकेले गए। अभी भी वो वही लड़ाई में लड़ रहा हूँ। टिल डेट में भी मेरी वही लड़ाई है कि उन्हीं घरानों के खिलाफ लड़ाई है जो आज यहाँ पर मुर्गी मार के बैठे हैं और जींद को खून की तरह उन्होंने खा दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जींद की जनता अगर इस वीडियो को सुन रही होगी तो वो महसूस कर रही होगी। जिनका व्यापार 100% होना था, आज वो 10% है। 100 क्यों नहीं है, मैं ये बात बता दूं तो उसके बाद आपका सवाल ले लेंगे। अगर बाहर का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता तो फुटफॉल नहीं आता। बाहर का फुटफॉल तब आएगा जब कोई बड़ा इन्वेस्टर आएगा, कोई बड़ी कंपनी बनेगी, बड़ा उद्योग स्थापित होगा, तो नए लोग जब आएंगे तो सबका काम बढ़ेगा। मिस्त्री का भी काम बढ़ेगा, लकड़ी वाले मिस्त्री का भी बढ़ेगा, चढ़ाई वाले का भी बढ़ेगा, ईंट भट्ठा वाले का भी बढ़ेगा, सीमेंट वाले का भी बढ़ेगा। उसके बाद कोई आदमी होटल बनाएगा, कोई आदमी जो है ना पीजी बनाएगा, कोई आदमी गेस्ट हाउस बनाएगा, तो 10,000 रोजगार और उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन एक भी घराना मेरे साथ यहाँ बैठ के ये बता दो कि फैक्ट्रियाँ जो लगी थी वो भी बंद हो गई। ये हालात है मेरे जीवन के। एक अच्छा देहात कह सकते हो इसे,
अच्छा शहर नहीं कह सकते। अच्छा, कोई भी एक नया आदमी जब पॉलिटिक्स में आता है तो हर उस आदमी के पीछे एक कहानी होती है कि वो किस वजह से पॉलिटिक्स में आया, और ज़्यादातर लोग सभी कहते हैं कि समाज सेवा के मकसद से मैं पॉलिटिक्स देखिए, में आया। मैं उसके विपरीत जी मैं उसके विपरीत बात करूँगा, क्योंकि हमारे जैसे लोगों की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए। आम परिवारों की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए। किसान परिवार की, मजदूर परिवार की, गरीब परिवार की हिस्सेदारी। कहाँ से तकलीफ चलती है वो आम आदमी समझ सकता है। चूल्हे की तकलीफ, पेट की तकलीफ, शिक्षा उचित ना मिलने की तकलीफ, अच्छा जो है स्वास्थ्य सेवाएं ना मिलने की तकलीफ कौन जानता है। और जिसके लिए ऐसा, जिसके पास बहुत है, दबा के हैं, उसके लिए तो चाहे 500 रुपये पेट्रोल हो जाए, उसके लिए तो 12,000 का सिलेंडर हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है हम लोग। फ़र्क पड़ता है एक मीडियोकर व्यक्ति जो 600 रुपये की दिहाड़ी करता है या 15,000 की नौकरी। तो वहाँ मैं कहूँगा कि वहाँ से चीज़ें निकलनी चाहिए। और राजनीति में मैं वहीं से निकला। मैंने 2 कमरों के किराए के मकान में आंखें खोली है। उसके बाद उसी मोहल्ले में मेरे पिताजी ने 200 गज का कोई प्लॉट लेके अपना पेट काट के, वो जब मकान बनाया गया वो मैं बेच के आया 2012 में, जब वहाँ पुल बनने लगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 2012 में तक भी वो मकान कंप्लीट नहीं हो पाया था, जैसा कि अमूमन उन लोगों के होता है जो मीडियोकर होते हैं। कहीं दरवाजे रह गई, कहीं खिड़की में रह गया, कहीं शोकेस रह गया, कहीं कुछ रह गया। आज भी वो मकान अगर आप देख करके आओगे तो वो अनकम्प्लीट मिलेगा। तो मैं उन चीज़ों से बहुत तरीके से, मतलब मैंने देखा है धरातल को। मैंने डिब्बे से अपने पानी घर का निकाला है, तो मुझे पता है सावित्री नगर में पानी कैसे भरता है, मुझे पता है पटेल नगर में पानी कैसे भरता है, मुझे पता है लोको कॉलोनी के अंदर क्या समस्या है, मुझे पता है चंद्रलोक पे क्या समस्या है, मुझे पता है बूढ़ा बाबा बस्ती में क्या प्रॉब्लम है। ये सारी समस्याओं से हमारे जैसे लोग, समाज सेवा एक अलग चीज़ है। समाज सेवा तो ये है जो मैं अभी करके आया, गरीब बेटी की शादी में जाना, उस घर में मदद करके आना, वो तो बगैर राजनीति भी कर सकते हो, कर ही रहे हैं। 14 साल से मैं फील्ड में हूँ और ऐसे नहीं हूँ, प्रैक्टिकल हूँ। लेकिन मेरी फेसबुक पे कभी भी नहीं डलेगा। मैं कभी भी, मेरी आज तक की फेसबुक पे चेक करके बताओ कि कहीं मैंने ये डाला कि मैंने यहाँ ये पैसा दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा, अगर कोई ये कहता हो तो कि भाई नहीं, तो वो चीज़ें क्यों, तो समाज सेवा है, तो राजनीति के बगैर भी हो जाएगी। कौन कह रहा नहीं होगी। मैं चाहता हूँ मैं ये चीज़ मैं करूँ। मैं मेरा लक्ष्य है कि मैं राजनीति के बगैर भी पुस्तकालय बढ़ाऊँ गरीब बच्चों के लिए। बढ़ा सकता हूँ। 36 गाँव में 36 लाख रुपए लगेंगे, लाख रुपए में पुस्तकालय बढ़ जाएगा, उसको फिर अपग्रेड करते हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा कितनी सारी चीज़ें हैं। जैसे आज जिस घर से मैं बैठ के आया, आंखें नम हो गई वहाँ कि भाई वो बेटा जो खोया गया, किस तरीके से उसकी कोई सुध लेने वाला नहीं था। देखिए, आज बड़ा एक दर्दनाक हादसा हुआ। 23 तारीख को एक माँ का बेटा घर से निकला, 24 को उसकी डेड बॉडी पुलिस को तो मिल गई, माँ बाप को नहीं पता लगा। माँ बाप ढूंढता ढूंढता थोड़ा सा लेट उसने अपनी इतला पुलिस को दी, लेकिन उसका संस्कार कर दिया गया। आज वो घर इस बात से दुखी नहीं है क्या वो बच्चे का संस्कार खुद नहीं कर पाए, और ना ये पता कि वो कैसे मरा। अब करने को तो सरकार क्या कर सकती थी, पुलिस डिपार्टमेंट जितने एमसीज थे यहाँ के, एक इतलाई तो करनी थी उनको कि आपके यहाँ से कोई लापता बच्चा तो नहीं है। जितने सरपंच थे उनको एक इतला करने में क्या जाता है, ये बात कोई सोचता है क्या। अगर एक इतला सरपंचों को चली जाए पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से तरह से, और एक उसको चली जाए क्या बोलते हैं आपके एमसीज को चली जाए, तो क्या है उन माँ बाप को पहले पता नहीं चल जाता कि बच्चा गुम हुआ है। तो ये सारी समस्याएं जो गरीब आदमी तो क्या है, बस टुकुर टुकुर लगाता है अफसर के सामने, अफसर दबड़का देता है, थोड़ा सा भी लाउडली बोलेंगे तो भगा देते हैं। ये हालात बदलने हैं तो हमारे जैसों को आगे आना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आपने जब शुरुआत करी राजनीति की,
तो आप लोकदल से जुड़े हुए थे और आपकी एक शायद क्लिप भी कहीं पे वायरल, शायद मैंने लोगों से सुना है कि आपके अंदर भी हरा खून बहता है, आप लोकदल के हैं। तो इस तरह की क्लिप भी मैंने मतलब कहीं लोगों से सुना है कि इस तरह की क्लिप वायरल हुई थी। लेकिन क्या वो टर्निंग पॉइंट था जब आपको लगा कि मुझे अब पार्टी बदलनी चाहिए? क्या वैचारिक मतभेद रहे आपकी पार्टी? वो हरा खून तो खैर किसी का नहीं होता, खून तो लाल ही होता है। लेकिन ये सच है कि अंदर तक जब किसी पार्टी में रमे होते हैं तो उसकी रंगत रहती है। लेकिन जब पार्टी बदलनी पड़ी तो हमने, किसी ने, वर्कर ने पार्टी नहीं बदली, हमें मजबूर कर दिया गया। दो परिवारों की जब लड़ाई थी कुर्सी की, तो उस कुर्सी के लिए हमें जो है वो करना पड़ा। उस कुर्सी के लिए उन परिवारों को हमें यहाँ तक देखना पड़ा कि वो लोग जो है सत्ता के लिए एक दूसरे से जब आमने सामने हुए तो वर्कर मजबूर हो गया कि वर्कर क्या करे, वर्कर को तो कोई फैसला लेना पड़ेगा। जब वो हाशिए पे आके खड़ा हो गया तो हमारी मेहनत जब हमारी जीरो जा रही थी तो हमें फिर पार्टी बदलने का फैसला लेना ही पड़ा। जब वो अपने कैरियर के लिए अपने अपने परिवारों से अलग हो सकते हैं तो हमारे जैसा नौजवान अपने कैरियर के लिए क्या दूसरी पार्टी नहीं जा सकता? मजबूर कर दिया गया। अच्छा, जब बंटवारा हुआ पार्टी का तो उस समय जैसे उबैद गफान जी थे, पार्टी बदली उन्होंने, फिर से वो लोकदल के अंदर आए और उसके बाद रामपाल माजरा जी हैं, उन्होंने भी पार्टी बदली। पार्टी बदलने के बाद फिर से वो लोग दल के अंदर आए। तो एक लॉयल्टी होती है, कोई भी जो कार्य करता है एक पार्टी के प्रति लॉयल होता है, तो उसका भी मन करता है कहीं ना कहीं वो भी फिर से उस परिवार के अंदर जाए, इसको सुधार करे। तो आपका मतलब क्यों मन नहीं हुआ कि घर वापसी? देखो, मैं अब थोड़ी सी डिफरेंट सोच है, उमेन जी की अपनी एक सोच है, उनकी एक अपनी विचारधारा, हर व्यक्ति की एक विचारधारा है। एक माँ के दो बेटे पैदा होते हैं, एक जो है किसी और चल पड़ता है तो दूसरा किसी और चल पड़ता है। मेरी विचारधारा ये कहती है कि मैं इस बार कोई पार्टी वार्टी चेंज नहीं करने के मूड में हूँ। मैं तो चुनाव लड़ सकता हूँ अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाने पर जो है मन बढ़ाए। तो मैंने मदद की है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, जब वो यहाँ से चुनाव लड़ने आए मैंने समर्पित होकर के काम किया है कांग्रेस पार्टी का, भूपेंद्र हुड्डा जी का। अब तक मैं लगातार उनके लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह मैं काम करता रहा हूँ। और अभी मेरा तो ये मानना है कि क्योंकि अभी तो वो खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं लोकदल पार्टी, क्योंकि पिछला भी आपने चुनाव देखा, लोकसभा भी देखा कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दोबारा सिंह बहुत मेहनत करने के बाद कल कुछ हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी रिसेंट में कुछ ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। हम लोग लगातार हम लोगों ने जो 2019 तक का हुआ, जो पार्टी को लगातार खून से सींचा, पसीने से सींचा, वो सींचा हुआ बिल्कुल जीरो पे ला के खड़ा कर दिया। हम बहुत ज़्यादा दुखी थे इस बात के लिए कि परिवार ना टूटे, लेकिन हम बचा नहीं पाए। तो अभी ये तो मैं लोहान जी बता पाएंगे कि उनकी मानसिकता क्यों बदली। मैं मेरी बता देता हूँ, मैं अपनी जगह पे ठीक। अच्छा, कोई भी राजनेता होता है तो उसकी एक अपनी विचारधारा होती है, किसी न किसी पार्टी के साथ वो अपने आप को अलाइन करके चलता है। आप जैसे पहले लोकदल में भी रहे, उसके बाद शायद 19 के उपचुनाव के समय आप जेजेपी में भी थे और अभी कांग्रेस में हैं। तो आपको लगता क्या है कि आपकी विचारधारा क्या है, किस पार्टी के साथ अपने आप को बेटर अलाइन करना हो? जो पार्टी गरीब और किसान और मजदूर और कमेरे के लिए काम करती है, वो चाहे कोई भी पार्टी। पहले चौधरी देवीलाल जी की हम लोग ये बात देखते थे कि उन्होंने जो काम किया वो गरीब मजदूर कमेरे के लिए किया। हमारे बुजुर्ग बताया करते थे, और जब बुजुर्ग बताया करते थे तो वही चीज़ें हमारे अंदर आ गई। हमने उनके साथ काम किया, हमने पूरा दिन लगा के काम किया। हमें राज का भी ज़्यादा सा वो नहीं था कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। हम विचारधारा से खड़े थे उनके साथ। लेकिन उसी कड़ी में हम जब देखते थे तो भूपेंद्र हुड्डा जी को भी उसी कड़ी में देखा हम लोगों ने कि कहीं ना कहीं किसान, कमेरा, मजदूर, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, उनके टाइम में भी ठीक सुनकी था। तो विचारधारा से जब निकले तो एक विचारधारा और हमारे सामने खड़ी थी जिसका नाम बीजेपी था। तो बीजेपी में जाने से बेटर मैंने कांग्रेस को अपनाया, भूपेंद्र हुड्डा जी की सोच को अपनाया, जिसके साथ मैं आज खड़ा हूँ।
अच्छा, अभी आपके साथ कितना क्या जन समर्थन है, और जैसे पार्टियां हैं उनके साथ कितने लोग हैं? मैं कहूँ कहाँ पर आप अपने आप को देख? मैं कहूँ तो मियाँ मुट्ठू वाली बात हो जाएगी। आज मुझे पार्टी अगर टिकट दे तो 20,000 वोटों से जो है बीजेपी के कैंडिडेट, अभी के विधायक, जो उनके विधायक जो क्या नाम कृष्णलाल मिड्डा जी हैं, तो उनको आज लोग 20,000 मतों से हरा देंगे। लेकिन वो 2 बार विधायक पहले भी रह चुके हैं, अब तीसरी बार फिर से टिकट मिल चुकी है, तो दबाव कितना महसूस कर रहे हैं? 1% भी नहीं उनसे तो 1% भी नहीं, बल्कि कोई नया प्रत्याशी आता तो हमारे लिए, उसके लिए यूँ होता कि वो उसके लिए क्या बोले। अब उनके लिए तो बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, उनके लिए तो हराना मेरे लिए बहुत आसान है। लेकिन कोई नया प्रत्याशी आता तो उसके लिए शायद हो सकता है, बीजेपी के लिए तो हमारे पास बहुत था बताने के लिए, लेकिन उसके लिए तो नहीं था ना। कोई साफ छवि का आदमी आ जाता, कोई और आ जाता, तो वहाँ हमारे को दिक्कत आती। यहाँ तो मिड्डा साहब पे बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए। आप चुनाव आने दीजिए, स्टार्ट होने दीजिए एक बार, फिर हम दोबारा इंटरव्यू करिए, फिर मैं बताता हूँ। आज पूछ रहे हैं तो आज बता देता हूँ। उनके लिए बोलने के लिए बहुत कुछ है जो जेन्युइन है। अभी बहुत सारे गाँवों में मैं पैदल यात्रा करके आया, 7 दिन की पैदल यात्रा में जिन गाँवों में मैं गया, जो वोट लिए हुए थे माननीय आपके विधायक जी ने, उन गाँव में घुटने तक भी मतलब कीचड़ था। और आज भी ऐसा नहीं है, आज भी मैं ये कहता हूँ, एक साइड विधायक जी खड़े हुए उस गली में, एक साइड में खड़े होकर बताइए लोगों को नहीं चलेंगे। वहाँ पर भी कुछ घर ऐसे हैं जिनके आके ना बिल्कुल सड़ा हुआ पानी, वो उसके अंदर पैर रख के जुगाड़ करके निकलते हैं। आज मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की खुले में पॉइंट खोलूँगा, वो मेरे साथ चलेंगे, कहाँ बनाए। आज मैं ये पूछूंगा उनसे कितने स्कूल अपग्रेड होना तो दूर की बात, मर्ज हो गए, कितने स्कूल बंद होने के कगार पे हैं। आज वो कहते हैं कि हमने पैरामेडिकल फराहम कर दिया। मैं कहता हूँ आज भी आपके यहाँ डॉक्टर नहीं है, आज भी आपके रिपोर्ट का घंटों इंतजार करना पड़ता है। कानपुर से वेरीफाई होके आती है, बन के आती है रिपोर्ट, CT स्कैन वगैरह की। इतने मरीज दम तोड़ देता है, इतने रेफर टू दिल्ली, रेफर टू रोहतक, रेफर टू हिसार, रास्ते में आदमी दम तोड़ देता है। लेकिन माननीय विधायक जी तो इसमें चूर है कि हमने तो चौमुखी विकास कर दिया। ये विकास देख लीजिए बाहर, जो बाहर सड़क है, ये सेक्टर की सड़क हैं जो भी ब्लॉक फंसा के लगा दिए गए। अच्छा, जींद के लोगों को बड़ी उम्मीद रहती है कि कोई आया, कहा जाता है कि कोई भी सरकार है जो जींद का इलाका है वो वंचित रहा है विकास के नज़रिए से अगर देखा जाए, तो आप जींद के लिए क्या विजन लेकर चलते हैं? क्या समस्याएं आपको नज़र आती हैं कि इनके अंदर मेरा जींद समस्याओं से भरा पड़ा है। सबसे पहली समस्या मेरे जींद में शिक्षा और चिकित्सा की है। एक अच्छी लेवल की शिक्षा का मुझे नीड है। अच्छे लेवल की शिक्षा जब तक नहीं आएगी, हमारे बच्चे तब तक अच्छा जीवन की तरफ वो नहीं कर पाएंगे। शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। दूसरा, चिकित्सा की बात मैंने बताई दी आपको कि डॉक्टर नहीं है, इलाज कैसे होगा। तीसरा, हमारा एक भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ साफ जल पीने को, और बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं। अभी मैं इंदिरा कॉलोनी में गया, मैं अचंभित हूँ, टोटली शॉक हूँ मैं इस बात के लिए कि माननीय विधायक के बराबर की कॉलोनी, बराबर में कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, आप जाके आए, मेरी बात क्यों मानते हैं? उसमें पाइपलाइन ही नहीं है पीने के पानी। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस जींद के लिए। और माननीय विधायक जी जब वो जाते हैं काम के लिए तो पूछते हैं, अच्छा जींद में इंदिरा कॉलोनी भी है क्या? वो कहाँ पे है? वोट लेते टाइम तो इंदिरा कॉलोनी चिल्लाया, और जब वोट मिल गई और बन गए तो कहते हैं कि इंदिरा कॉलोनी कहाँ है जींद में। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो माननीय विधायक जी से जब पूछेंगे तो पूरा चुनाव बीत जाएगा, जवाब नहीं दे पाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास। अच्छा, जींद के अंदर ही बहुत सारे मतलब कैंडिडेट्स कहूँ, प्रत्याशी कहूँ, ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मुझे टिकट मिले। हाँ जी, किस सबका अधिकार है, पर आप भी हैं उस लाइन में, और टिकट तो किसी एक ही को मिलनी है। अगर वो टिकट आपके हाथ नहीं लगती है तब खत्म देखेंगे। कुछ तो
रहेगा, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी का समर्थन देखेंगे? देखेंगे, पार्टी का समर्थन तो कर ही रहा हूँ। मैंने तो अभी 7 दिन की पैदल यात्रा करी, पार्टी के झंडे के नीचे करी। मैंने जितने भी कार्यक्रम करे हैं अभी तक पार्टी के झंडे के नीचे किए हैं, आगे भी पार्टी के झंडे के नीचे करूँगा। और मैं समझता हूँ क्यों नहीं टिकट मिलेगी, जरूर मिलेगी। पार्टी को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए और टिकाऊ कैंडिडेट चाहिए। जैसा हमारी पार्टी ने कहा है कि मजबूत कैंडिडेट आएगा तो हम लोग उसको ही अपना प्रत्याशी बनाएंगे। तो मेरे ख्याल में 3-4 बार के सर्वे के ऊपर देखते हैं क्या होता है। चलिए, इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।